सब गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। कंजंक्शन का शीट पूछ लेना। आ गया होगा। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो ठीक है ना? आ रहा है? चलो हाँ, ऑडियो कैप्चर से चलो करो। वो वाला कमेंट्स ले आओ। अब ठीक हो गया। आराम से आराम से। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वीडियो अभी आ रहा है ना? सही आ रहा है। चलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी ओके हो गया। अभी ओके हो गया। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी अभी ओके हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ऑल ओके। वो थोड़ा सा वहां से डिस्टर्ब हो गया था साउंड कैप्चर साइड से। ठीक हो गया। चलो जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं ओके क्योंकि अब हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं ना। दिस इज फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। थोड़ा बताना होता है उनको भी। दिस इज फॉर द न्यू स्टूडेंट्स जिसने अभी अभी हाल फिलहाल में बैच शुरू हुआ है। ये बैच 5 जून को शुरू हुआ था। इसमें मैंने आपको पहला चैप्टर तो नहीं है, पहले मैंने बेसिक पढ़ाया था। बेसिक में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं, वो सब हमने किया था। और दूसरा मेन चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था कंजंक्शन। ठीक है, इस बैच में मैंने कंजंक्शन एक चैप्टर, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये बेसिक है। ठीक है, और दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था कंजंक्शन, जो कि मैंने फ्राइडे को खत्म किया। और आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज वर्ब। दैट इज वर्ब। तो मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन ही ऐसा किया है ना, सॉरी टॉपिक्स का, कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर जिस स्टूडेंट ने कंजंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है फिर भी उसको वर्ब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बेसिक से करवाने वाली हूँ। ओके, आप जिसने कंजंक्शन चैप्टर नहीं भी पढ़ा है उसको वर्ब समझ में आ जाएगा। तो आज आप यहीं से लाइव देखना शुरू करिए।
ठीक है, यहीं से लाइव देखना शुरू करिए और रोज रात में क्या करिए, या रात में या आफ्टरनून में कुछ टाइम निकाल लीजिए और थोड़े थोड़े से टाइम निकाल के आप ये दोनों चैप्टर्स खत्म कर लीजिए इसी वीक में। ओके, ये दो चैप्टर्स है, इसी वीक में आप इसको खत्म कर लेना। मंडे से फ्राइडे में थोड़ा थोड़ा देखोगे, क्योंकि कभी भी छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो फिर वो पाइल अप होते जाएगा। आप यहाँ पे 9:30 से 11 आके मेरे साथ लाइव करोगे। अब ये मत करने लगना कि मैम मैं बेसिक से देख रहा हूँ तब तक लाइव नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो फिर आपका लाइव छूटने लगेगा ना। तो अभी थोड़ा सा जो शुरुआत में स्टूडेंट्स को जो जिसका छूट गया है, थोड़ा सा उसको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा उसको मेहनत करना होगा कि आपको एक हफ्ते तक लाइव भी आओगे और दोनों रिकॉर्डेड भी देखोगे। ये मत सोचना कि पहले मैं रिकॉर्डेड का देख रहा हूँ, लाइव छोड़ दे रहा हूँ, फिर जो लाइव भी तो आगे बढ़ते जाएगा और लाइव में जो आगे बढ़ गया वो भी रिकॉर्डेड में चला जाएगा, फिर आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। आज से आप क्लास देखना शुरू करो, आपको सब समझ में आए। ठीक है, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए बात हो गई। अभी तो ज्यादा बैच आगे गया नहीं है, अभी तो एक ही चैप्टर खत्म हुआ है ना। और इसके साथ साथ प्लस आपको क्या करना है, न्यू स्टूडेंट्स को अभी प्रैक्टिस बैच नहीं करोगे, अभी तो आप लोग बिगनर्स हो, प्रैक्टिस बैच नहीं करोगे, प्रैक्टिस बैच को बचा के रखो। अभी जब मैं बोलूंगी ना कि प्रैक्टिस बैच में आना 1 बजे, तब आना आप लोग। और क्या बता रही थी, और मैं, हाँ, और ये जो समुद्र मंथन का वोकैब है ना, वोकैब का जो समुद्र मंथन है, इसको भी एक टाइम निकाल लो। ओके, ये आपके ऊपर है कब आप कंफर्टेबल हो। 1 घंटा एवरी डे इसके लिए टाइम निकालिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ग्रामर के साथ साथ वोकैब नहीं पढ़ोगे, सोचोगे कि पहले ग्रामर कर लेते हैं उसके बाद हम लोग वोकैब पढ़ेंगे, तो फिर नहीं होगा, फिर आप प्रैक्टिस बैच के लिए एलिजिबल ही नहीं होगे। क्योंकि प्रैक्टिस बैच में जो मैं क्लोज टेस्ट, PQRS और वो सब करवा रही हूँ, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर प्लस वोकैब। जब आपका ग्रामर और वोकैब इंप्रूव होगा ना, तभी आप प्रैक्टिस बैच में क्लोज टेस्ट वगैरह बनाओगे। तो लाइफ में अब आपको वैसा नहीं करना है कि पहले एक कर लूं उसके बाद दूसरा फिर तीसरा, नहीं। आपको मल्टीटास्कर बनना है, एक समय में आपको 2-3 काम करना है। वो आपको देख लेना है कि आपको कैसे मैनेज करना है। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, उसी में सब बच्चे मैनेज कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी, तो वो आप देख लेना है कि कैसे कैसे मैनेज करना है। जब आप रूटीन बना लोगे ना, तो फिर लगेगा कि नहीं, मेरे पास पर्याप्त समय है, एम्पल टाइम है। रूटीन बना के चलोगे, एक रूटीन बना लो कि मेरे को आफ्टरनून में 3 से 4 वोकैब का क्लास देख लेना है, या 8 से 9 1 घंटा मेरे को वोकैब करना है। समुद्र मंथन करने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई वो सब कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। समुद्र मंथन करने के बाद आप खुद एक डिक्शनरी बन जाओगे वोकैब की। तो ये दोनों करना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, दोनों को करना है। लाइव आके आप करोगे ग्रामर, और समुद्र मंथन रिकॉर्डेड करोगे। और कुछ बच्चे जो रिकॉर्डेड बैच देखते हैं तो वो अपना अकॉर्डिंग देख लेना। और मेरे को बता दो, अभी तो मैंने विकास को वैसे बोल तो दिया था, आपको मैंने जो कंजंक्शन का शीट दिया था मिल गया है? एक बार मुझे बता दो ताकि मुझे पता चल जाए। उसको मैंने रिमाइंड तो किया था कि एकदम याद से डाल देना। कंजंक्शन का शीट मिल गया? हाँ, कंजंक्शन का शीट तो मिल गया, तो अंदर से बड़ी खुशी हुई होगी कि कंजंक्शन का शीट चलो मिल गया, उसको आराम से लॉकर में रख देते हैं। हाँ, पीडीएफ सेक्शन में जाना। ये जो अचीवर बैच पे जाओगे, अचीवर 3.0 क्लिक करोगे तो एक जगह लाइव दिखाएगा और एक जगह रिकॉर्डेड दिखाएगा। और रिकॉर्डेड वाले सेक्शन को क्लिक करोगे तो 3rd में 4th में पीडीएफ सेक्शन दिखाएगा। मैंने वहीं पे पीडीएफ डाला है, ठीक है। वेरी गुड देवयानी। और आपने उसको सॉल्व, 160 क्वेश्चन है, आपने सॉल्व किया है? पीडीएफ तो मिल गया, सॉल्व किया है? सॉल्व हुआ है? मैम समुद्र मंथन का पीडीएफ अपलोड, मैम कौन वाला नहीं, मैं देखो, मैं उस दिन आपके सामने ही उसको बुला के बोला मैंने, पता नहीं वो डाल क्यों नहीं रहा, अभी मैं उसको बोलूंगी। हाँ मैम, 160 में से मेरा को 136 आया। वेरी गुड, 160 में से आपको 136 आया। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रिपीट भी हो गया हार्दिक, तो उससे क्या दिक्कत है, रिवीजन ही हो जाता है। ओके, 140 भी आया है। और हाँ, कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन रिपीट भी हो गया तो इससे कोई लॉस थोड़ी है। और जिस क्वेश्चन में डाउट है, जिसका क्वेश्चन में आपको डाउट है, मैंने उसका वीडियो सोल्यूशन डाल दिया है। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन डाल दिया। देखो, अपने ना तैयारी को क्रिस्प रखिए। ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे मिसलेनियस की। बताऊंगी सॉल्व कर लिया है, ठीक है।
ठीक है। और एक चीज मैं थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रही हूँ, अभी मैं आपको वर्ब चैप्टर शुरू करने वाली, मैं टाइम लूँ। जिसमें डाउट है उसका वीडियो सोल्यूशन देख लेना, ठीक है, वीडियो सोल्यूशन देख लेना। अब मुझे आपको एक और चीज गाइड करना है, ठीक है। जिन बच्चों ने कंजंक्शन का शीट बना लिया है, उस कंजंक्शन के शीट में करीब 160 क्वेश्चंस है, उसको पूरा बना लीजिए। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। अब एक चीज और बताना है, जो स्टूडेंट ने बना लिया उसके लिए बोल रही हूं मैं। अब आप क्या करोगे, आपके पास प्रैक्टिस बैच है, आप लोग तो अचीवर, आपके पास प्रैक्टिस बैच है ना, ओके। आपके पास आपको अग्रेसिव प्रैक्टिस 3 मिला है ना। किस लिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको अग्रेसिव प्रैक्टिस 2.0 मिला है, सबको मिला हुआ है अग्रेसिव प्रैक्टिस। तो अब क्या करना आप कि अग्रेसिव प्रैक्टिस में तो मैं लाइव आ रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस दिए हैं, ठीक है, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी दिया है अग्रेसिव प्रैक्टिस में। तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे ना, उस रिकॉर्डेड क्लासेस में टॉपिक वाइज स्पॉटिंग एरर है, ठीक है। जो रिकॉर्डेड लाइव में नहीं, लाइव के अलावा मैंने आप जाना वहां पे अग्रेसिव 2.0 भी तो आपको मिला है। 2.0 में मैंने कुछ रिकॉर्डेड क्लास डाला है, और वो रिकॉर्डेड क्लास के शुरू में वहां भी टॉपिक वाइज है, वहां भी टॉपिक वाइज डाला है। जाके चेक कर लेना, अगर दिक्कत होगी तो फिर मुझे बताना है वहां पे, अभी मत चेक करना। रिकॉर्डेड में लाइव में मत जाना, नॉट इन लाइव। लाइव में तो मैं PQRS और लाइव में तो मैं मिक्स्ड एरर्स करवा रही हूँ। 1 बजे वाला जो बैच है ना, उसमें मैं मिक्स्ड एरर्स करवा रही हूँ। मैंने कुछ रिकॉर्डेड भी डाला है और वहां भी टॉपिक वाइज है। तो आप क्या करोगे कि वहां क्या करोगे ना, लिखा हुआ है ऊपर, वहां भी टॉपिक वाइज में जाके कंजंक्शन बना लो। फिर आपको दोबारा कंजंक्शन किसी बुक, हाँ, वहां भी जाके बना लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। वहां यहाँ पर आपका करीब 185 मान के चलो, 10 रिपीट भी होगा, और वहां करीब 100 कितना है, वहां भी कुछ होगा क्वेश्चंस। तो उससे क्या होगा ना कि यहाँ भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और रिकॉर्डेड में भी मैंने टॉपिक वाइज में देख लेना, ऊपर लिखा हुआ है। अब वर्ब का मत बनाने लगना, जो जो टॉपिक होते जा रहा है उसका बना लेना। तो दोनों जगह कंजंक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत, ठीक है। तो अब स्टार्ट किया जाए ना, सब चीज बता दिया, अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ बताना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। 10 पर 12 मिनट हो गया। वर्ब, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। आप ये फील करोगे ना कि मैंने आपको पहले कंजंक्शन पढ़ाया, फिर मैंने आपको वर्ब पढ़ाया, फिर मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। टेंस के बाद मैं आपको वॉइस नरेशन पढ़ाऊंगी, वॉइस नरेशन पढ़ाने के बाद सब्जेक्ट वर्ब, अब उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बोलूंगी मॉक्स देना शुरू कर दो। क्योंकि आप देखोगे कि आपका 70%, फिर प्रेपोजिशन भी है और भी टॉपिक्स है, लेकिन यहाँ पे यहीं पे आपका 70% टॉपिक मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि भर भर के क्वेश्चंस यही सबसे आता है, यही सब्जेक्ट वर्ब यही सबसे आता है। उसके बाद मैं आपको बोलूंगी चलो मॉक शुरू कर दो। बाकी टॉपिक तो मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, लेकिन अगर आप ये पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको मॉक्स देना है, ठीक है। ओके, आपके पास अगर ग्रामर की बुक है तो बना लीजिए। जिन बच्चों के पास ग्रामर की बुक है, बस मैं उतना एडवाइस करूंगी ना कि उस बुक में से कॉन्सेप्ट्स मत पढ़ना। ओके, कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। आपने कंजंक्शन चैप्टर में जितना कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है ना, वो सब बुक में मिलने वाला नहीं है। एकदम लेटेस्ट, जैसे जैसे एग्जाम्स में एरर आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग पढ़ा। अगर आपके पास किसी के पास बुक है तो सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, ओके। पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वो बनाइए, ओके। अब आ जाओ वर्ब। ये तो बड़ा ब्यूटीफुल चैप्टर है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। क्योंकि जब तक आप वर्ब नहीं पढ़ोगे ना, आप टेंस नहीं समझ पाओगे, क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसके वर्ब से ही तो बनता है। तो वर्ब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के चलो। आपके फैमिली में जैसे मदर फादर इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह आपका वर्ब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ब भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बैच कब से स्टार्ट करेंगे बता दूंगी मैं। प्रैक्टिस बैच में वैसे जिस जिस दिन आज आप आ सकते हो, क्लोज टेस्ट वगैरह करना है तो, ओके। मॉक कौन सा दे, क्या दे, अभी तो मॉक देना नहीं है ना, जब देना होगा तो बता दूंगी। वर्ब इज द मदर ऑफ ग्रामर, बिना वर्ब के कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? जूनियर क्लासेस में हम लोग ऐसे पढ़े थे ना, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स।
कोई भी वर्ब, डूइंग वर्ड, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। जिस वर्ड में क्रिया बताई जा रही है वो एक्शन है या डूइंग बता देते हैं। ओके, क्रिया का मतलब क्या है? जिस वर्ड से किसी काम के करने या होने का पता चले उसको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स या डूइंग वर्ड्स। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ब में हमेशा, अभी लिखना नहीं, कुछ भी नहीं लिखना, वर्ब में हमेशा एक्शन हो ही। अब मैंने लिखा आई नो इंग्लिश, फिर मैंने लिखा आई लाइक टी, फिर मैंने लिखा आई प्रेफर कॉफी, ऐसा लिख दिया, टू टी ऐसा लिख दिया। और फिर लिखा आई रीच्ड ऑन टाइम, ही वेंट टू स्कूल। लिखना नहीं, मैंने लिखा आई हैव अ पेन, आई वॉन्ट वाटर, ऐसा लिख दिया। ठीक है, जैसे ये डेफिनेशन ना है, करेक्ट है बट पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। ये देखो यहाँ पे आई क्या है? आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये तो ऑब्जेक्ट है। मेरे को क्या अच्छा लगता है? इंग्लिश। ओके, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगेन आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही तरह आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे रीच्ड वर्ब है। वर्ब पहचानने का तरीका बता ही दिया था, जिसका टेंस बदल सकता है। रीच का पास्ट टेंस रीच्ड होता है, गो का वेंट होता है, वर्ब है। यहाँ भी आई हैव का भी पास्ट टेंस हैड होता है ना, तो जिसका पास्ट प्रेजेंट बन जा रहा है ये वर्ब, ये वर्ब। तो आप बोलोगे कि मैम अगर ये डेफिनेशन देखा जाए, ओके, ये डेफिनेशन देखा जाए, आई नो इंग्लिश, क्या इंग्लिश? नो यहाँ पे वर्ब है, नो यहाँ पे वर्ब है। डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप एक्टिव हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। अभी भेजना मत, ठीक है? अभी डाउट ग्रुप मैं 2-3 क्लास से नहीं ले रही हूँ, 3-4 क्लास हो गया डाउट ग्रुप नहीं ले रही हूँ। ओके, विकास भी अभी छुट्टी पे है ना, जैसे वो आ जाता है उसके बाद मैं आपको, वो आ जाएगा, कब आ जाएगा? 26 तक आ जाएगा। उसके बाद से ना जो भी नेक्स्ट सैटरडे आएगा मैं उसमें आपका डाउट ग्रुप एक्टिव कर दूंगी। ओके, डाउट जो आपको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, पहले तो पढ़ लो, कोई बात नहीं है। एक बार ऋषिराज आप रिफ्रेश करो, ब्राउजर चेंज करो, रिफ्रेश करो, हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये वर्ब है, बट आई नो इंग्लिश, बट क्या यहाँ वर्ब में कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही है। मेरे को इंग्लिश आती है, मेरा इंग्लिश जानने में कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, तो यहाँ वर्ब में कोई क्रिया नहीं हो रही है, बट फिर भी वर्ब है। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जब भी किसी वर्ड से एक्शन हो, कोई काम हो रहा है तभी क्रिया। आई लाइक टी, यहाँ किसी को लाइक करने में भी तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी तो ये वर्ब है। आई नो का पास्ट टेंस न्यू बनता है, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट फिर भी है। लिखना नहीं, मेरे को कॉफी पसंद है, यहाँ तो नो एक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखना, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, वर्ब होते हुए भी नो एक्शन हो रहा है। आई वॉन्ट वाटर, पानी आपको चाहिए, तो इसमें भी नो एक्शन हो रहा है। तो ये वाला डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है ना, कि जब भी वर्ब हो इसका मतलब है कोई क्रिया ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, कभी कभी वर्ब होता है और वहां पे नो एक्शन होता है। यहाँ पे देखो आई रीच्ड ऑन टाइम, लेकिन यहाँ तो कहीं आपका पहुंचने में एक्शन हो रहा है ना, चल के जा रहे हो। और यहाँ भी ही वेंट टू स्कूल, उसके स्कूल जाने में एक जगह से दूसरे जगह गए तो क्रिया हुई, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो ये बोलना गलत है कि वर्ब्स आर, वो वर्ड जिसमें एक्शन होता है वो हमेशा वर्ब होता है, लेकिन ये सब तो वर्ब है, बट यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वर्ब्स में हमेशा एक्शन ही नहीं होता है, वर्ब विदाउट एक्शन वाले वर्ड्स भी एडवर्ब होते हैं। तो अगर कोई वर्ब का ये वाला ना बचपन वाला डेफिनेशन है, अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ब क्या होता है, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले वर्ड वर्ब होते हैं। यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बता रहा, आई को, आई नो, कौन जानता है? आई। कौन पसंद करता है? आई। किसको पसंद है? आई। कौन पहुंचा? आई। कौन गया? ही। तो अगर कोई पूछे कि वर्ब क्या होता है, तो एक्शन वाला मत बोलना, कभी कभी बगैर एक्शन वाला वर्ड्स भी वर्ब हो सकता है। सिंपली आपको बोलना है वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट।
ओके, वर्ब बताता है किसके बारे में? वर्ब बताता है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है कि सब्जेक्ट का स्टेट बता सकता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई काम बता सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि वर्ब में हमेशा सब्जेक्ट ही काम करता है। किसी काम के होने या करने, अगर हमारा कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है वहां भी वर्ब है, और कोई काम हो रहा है वहां भी वर्ब है। तो देखो वर्ब स्टेट और ये सब बता रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आई नो इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश। तो जब भी वर्ब कोई एक्शन बता रहा है ना, तो उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब। और जहां पे वर्ब कोई एक्शन नहीं बता रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब, आप देख रहे हो, नो, लाइक, प्रेफर, हैव, वांट, ये सब कैसा तरह का वर्ब है? यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो हम उसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। और जहां पे ये दोनों में एक्शन हो रहा है तो हम उसको एक्शन वर्ब बोलते हैं। और एक्शन वर्ब का कई जगह पे आप डायनेमिक वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मोशन हो रहा है, इसका मतलब है एक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, ओके, कोई भी कुछ नहीं लिखेगा। हाँ, और एक चीज और बताना है, आपने वो पढ़ा होगा एक्टिव और पैसिव, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। ये देखो, जैसे मैंने लिखा, ये मैंने लिखा ही हैज टेकन अ बुक। अब फिर मैंने लिखा ही वॉज, या ऐसे लिखती हूँ, ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। बाद में ऑक्सिलरी और मेन सब बाद में बताऊंगी, बस जो बताना है पहले वो सुन लो। ये देखो, ही हैज टेकन अ बुक, यहाँ भी वर्ब है। ये दोनों एक सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, यहाँ भी एक वर्ब। तो अब आप ये बोलोगे ना मैम किसी काम के करने, देखो किसी काम के करने या होने को हम क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, द सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, उसने एक बुक लिया, ओके, बट यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया। ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले गया किसी और के द्वारा। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव हो जाता है। पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। वहां पे हमारा सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, कोई और आके उसको हॉस्पिटल ले गया। तो यहाँ तो सब्जेक्ट ने खुद बुक लिया, तो हम बोलते हैं ना किसी काम के करने, और यहाँ काम कर नहीं रहा है, काम हो रहा है उसके साथ, कोई और आके उसको हॉस्पिटल ले जा रहा है। तो वर्ब का एक और डेफिनेशन बनता है, किसी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पे कोई और आके कर रहा है, और यहाँ पे कर्ता खुद कर रहा है। जब खुद कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है, और जब कोई और आके कर रहा है तो पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये हम किसके लिए बोलते हैं? एक्शन वर्ब के लिए। एक्शन वर्ब का, स्टेटिव वर्ब नहीं, एक्शन वर्ब में क्या होता है कि काम हो रहा होता है, चाहे कर्ता खुद कर रहा है या कोई और आके उसको ले गया। ओके, तो अब आपसे कोई पूछे कि वर्ब क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज अ वर्ब, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज अ वर्ब। अ वर्ब, अभी भी मत लिखना, ठीक है। वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब किसके बारे में बताता है? वर्ब हमारे वाक्य में कर्ता के बारे में बताता है, ठीक है, कर्ता। और वो कर्ता या तो नाउन के रूप में होगा या तो प्रोनाउन के रूप में होगा। तो वर्ब हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब दोबारा क्वेश्चन आएगा कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है, ठीक है। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में बताता है, या स्टेट के बारे में बताता है, या पोजीशन के बारे में। अभी मत लिखना, ठीक है, इसको मैं छोटे में लिखवा रही हूँ, इतना लेंदी नोट्स नहीं बनाना है आपको। अब लिखना शुरू करो, व्हाट इज अ वर्ब, ऐसा लिखो। वर्ब क्या करता है? वर्ब इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का जो कर्ता होता है उसके बारे में, ओके। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना। वर्ब किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट का क्या बताता है? सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन। आप बोलोगे कि मैम वर्ब तो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई काम, एक्शन, या सब्जेक्ट का स्टेट, ठीक है। और स्टेट बताता है, स्टेट का मतलब है कोई स्थिति वाला, या सब्जेक्ट के द्वारा
सब्जेक्ट का पोजेशन, पोजेशन मतलब बता रही हूँ, पोजेशन मतलब होता है ओनरशिप, मालिकाना अधिकार, मालिकाना अधिकार। और यहाँ पे आप साइड में लिख लो कि जो वर्ब स्टेट और पोजेशन बताता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेट बताने वाले, कहीं से भी पोजेशन बताने वाले, ओनरशिप बताने वाले, उसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। और जिस वर्ब से, यहाँ पे करता है, यहाँ पे लिख लो, ऊपर कहीं लिख, और जिस वर्ब से एक्शन बताया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब बोल सकते हो या डायनेमिक वर्ब भी बोल सकते हो। तो जिस वर्ब में कहीं एक्शन का पता चल रहा है वो एक्शन वर्ब है, और ये सब क्यों बता रही हूँ और इससे कैसे कैसे एरर्स आता है वो भी करेंगे। और जहां पे स्टेट और पोजेशन बता रहा है वो स्टेटिव वर्ब। ये लिख लिया आपने, फिर अब कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। जैसे लिखा मैंने, आई हैव अ बिग हाउस। फिर मैंने लिखा ही इज इल। तीसरा लिखा he did the work। एक मिनट रुक जाना, मैं साइड हट जाऊंगी, एक मिनट, पहले समझ लो, पहले समझ लो। अब ये देखो, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है और डिड भी वर्ब है। वर्क को वर्ब नहीं मानना, ठीक है, यहाँ वर्क को वर्ब नहीं मानना क्योंकि द लगा है, आर्टिकल लगा है, आर्टिकल वर्ब के साथ नहीं लगता है, नाउन के साथ। अब देखो, आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा सा घर है, तो मेरे घर होना, इसमें कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, कौन सा वर्ब बोलूंगी, स्टेटिव वर्ब। ये वर्ब है स्टेटिव। और दूसरा, ही इज इल, ही इज ऑनेस्ट, ही इज इल, यहाँ भी कोई क्रिया नहीं हो रही है बट फिर भी वर्ब है ना, तो यहाँ पे भी उसकी स्टेट बताई जा रही है, ठीक है, ही की, तो ये भी स्टेटिव वर्ब है। लेकिन ही डिड द वर्क ऑन टाइम, टाइम काम को करने में कोई उसके द्वारा क्रिया की गई है ना, तो ये क्या है, एक्शन वर्ब है। ऊपर वाले दोनों वर्ब में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, और नीचे वाले में एक्शन हो रहा है तो एक्शन वर्ब है। अब मुझे बताओगे, और ये याद रखना कि ये जो स्टेट बताने वाले और पोजेशन बताने वाले ना, दोनों स्टेटिव वर्ब होते हैं। आई हैव अ बिग हाउस, आई एम द ओनर ऑफ अ बिग हाउस, मेरा मालिकाना अधिकार है इस घर पे, मैं इस घर का ओनर हूं। तो यहाँ पे जो स्टेटिव वर्ब है ना, ये ओनरशिप बता रहा है, और ही इज इल में उसकी स्टेट बताई जा रही है। तो स्टेट बताना, पोजेशन बताना, ओनरशिप बताने वाले वर्ड्स में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो दोनों स्टेटिव वर्ब में आएगा और ये एक्शन में आएगा। लिख लीजिए, पीडीएफ मिल रहा है, आप सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हो भाई, कितनी बार समझा दिया है कि पीडीएफ सब मिल रहा है, पीडीएफ सेक्शन में जा नहीं रहे हो आप लोग। लिख लिया, हो गया। स्टेटिव वर्ब का मतलब है ना जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, उसी को स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। ओके, इतना लंबा लंबा डेफिनेशंस नहीं लिखना है, इतना लंबा लंबा ये सब लिखोगे ना, ये वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, एक्शन परफॉर्म्ड, या स्टेट या ओनरशिप, ये सब लिखोगे तो पढ़ने का मन नहीं करे। ओके, वही वाला सब लिखा है। ही गेव अ बुक, ये कौन सा वर्ब है, ही गेव अ बुक, यहाँ पे बुक देने में कोई क्रिया हो रही है ना, तो ये एक्शन वर्ब है। और ही वॉज गिवन अ बुक,
ही वॉज गिवन अ बुक में भी एक्शन है, ये भी एक्शन है। ठीक है, ही ने किसी को नहीं दिया किताब, बट कोई और आके उसको किताब दिया ना, तो किसी और के द्वारा एक्शन किया गया ना बुक देने में, ये भी एक्शन वर्ब है। बट डिफरेंस है कि ये एक्टिव में है और ये पैसिव में। एक्टिव पैसिव में भी एक्शन तो होता ही, ही गेव द बुक, उसने एक बुक दिया किसी और को, बट यहाँ पे उसने नहीं दिया, कोई और आके काम किया ना। जय हिंद मैम। SI करण, CRPF में पोस्टेड हूँ कश्मीर में, CPO 2019 में, CRPF 2020, नाउ आई वांट टू क्रैक CGL। एकदम हो जाएगा आपका, आप CPO से CGL में आने हैं, ये मुझे पता है कि आपका बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये आपसे बोलना है ना करण, कि अगर आपने 2-2 एग्जाम क्रैक किया है तो आप फिर से ग्रामर के बैच में क्या कर रहे हो, अपना टाइम बर्बादी कर रहे हो ना। जब आपका 2 एग्जाम निकल गया है, इसका मतलब है कि आपका ग्रामर वगैरह आपने पढ़ लिया है, तो आपको पूरी तरह से अपने आप को डुबा देना है प्रैक्टिस बैच में। इस बैच को फिर से क्यों कर रहे हो, प्रैक्टिस बैच करना है ना। डायनेमिक वर्ब को ही एक्शन वर्ब बोलते हैं। एक्टिव पैसिव में भी एक्शन होता है, ठीक है, एक्टिव पैसिव में भी एक्शन होता है, बट एक्टिव में करता खुद काम करता है, बट पैसिव में कोई और आके उसको बुक देके गया। अच्छा, अभी अभी आप फ्री थे, ओके, क्योंकि CPO में आप गए हो तो इंग्लिश निकालिए, इंग्लिश का ड्यूटी टाइम फ्री थे अभी। एक बार करण के लिए एकदम थम्स अप हो जाए। आप लोग जो हल्ला करते हो ना, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, देखो बच्चा 2 बार एग्जाम CPO निकाला भी है, उधर CRPF और वहां पे जाके ड्यूटी भी कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ, ड्यूटी के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चे को टाइम मिला तो वो रील वगैरह देख सकता था, कुछ और कर सकता था, लेकिन बच्चा आके क्लास कर रहा है। जो है इन कारण के लिए दैट शुड बी द डेडिकेशन लेवल। देखिए तो चलो, ये भी एक्शन वर्ब है। और आई हैव अ बिग हाउस, मेरा घर होने में हैव में कोई क्रिया नहीं हो रही है ना, तो ये तो स्टेटिव वर्ब है। ही इज इल, वो बीमार है, बीमार होने में भी कोई क्रिया नहीं हो रही। जहां कोई क्रिया नहीं हो रही है, पोजेशन और स्टेट बताया जा रहा है, वो स्टेटिव वर्ब। हल्ला करते रहते हो, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। मीटअप वीडियो आपने देखा होगा, मीटअप वीडियो में बच्चे अपनी बात कर रहे हैं। अभी तो कई बच्चे आ भी नहीं पाए थे। CPO वाले बच्चों का ना कुछ ट्रेनिंग, CPO वाले बच्चों को इस बार बहुत सारे बच्चों को SI मिला था, दिल्ली DPSI, दिल्ली पुलिस SI में उनका ट्रेनिंग और वो सब का था, तो वो सब नहीं आ पाए थे, गर्ल्स बहुत सारे थे। ठीक है, ड्यूटी फर्स्ट है, वो तो कभी भी आके मुझसे मिल सकते हो। स्टेटिव वर्ब है, ओके। तो ये कर लिया आपने, ठीक है। और ये लिख सकते हो बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन, ऐसा कर सकते हो। वैसा आपने साइड में ना कहीं ऐसा लिख भी सकते हो, वैसा बता ही दिया। एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है स्टेटिव वर्ब, अभी एग्जांपल लिखवा दे रही हूँ। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं ना जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक होता है एक्शन वर्ब, जहां पे एक्शन हो रहा है। एक्शन वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, देखो एक्शन नो एक्शन के आधार पे वर्ब को 2 भाग में बांटा गया है, स्टेटिव और एक्शन वर्ब। कुछ और एग्जांपल्स दे दूं। अरे कंप्रेशन का बैच नहीं होता है, कॉम्प्रीहेंशन का बैच 1 बजे चलता है। अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन करना है ना तो आ जाना आज मैं आपको 1 बजे करवाऊंगी। 2 क्लोज टेस्ट होगा और 1 पैसेज होगा, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवा, कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं उसको। आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो आज आप नहीं आओगे,
अभी आप ग्रामर एंजॉय करो और समुद्र मंथन का बैच करो। समुद्र मंथन का बैच देखो आप, ये वाला तो आपने वैसे भी पहले लिख भी लिया है, और कुछ एग्जाम्पल्स और लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ लिख लीजिए। ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ही इंटेलिजेंट है, तो यहाँ भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये कौन सा वर्ब है? स्टेटिव। ठीक है, नहीं भी मन है तो मत लिखो। और नो वाला तो बता ही दिया, नो में भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, स्टेटिव। ठीक है, वर्ब चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। वर्ब कर लिया इसका मतलब समझ लो कि लाइफ बन गया। अभिषेक इज ऑल्सो फ्रॉम आर्मी। समंदर मंथन बैच आप करना तो शुरू करिए, ये कर ले वो कर ले। हाँ, यूट्यूब पे भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था। मेरे पास अगर आते हो तो वो जो बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, पैसों का बैरियर मैंने रखा ही नहीं है। बिना पैसे वाले भी यूट्यूब से अपना तैयारी कर सकते हैं। एयरफोर्स में कलर विजन में मेडिकल आउट हो गया। आपके लिए दिनेश भगवान ने कुछ और रखा हुआ है, भगवान ने कुछ और रखा हुआ है, तो वो सब का टेंशन मत लेना। A to Z अगर आपने यूट्यूब से किया है ना, तो A to Z तो प्रैक्टिस बैच है ना। पहले तो समुद्र मंथन करके तब A to Z। ओके, अब और भी एग्जाम्पल है। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, नहीं लिखने का मन है तो मत लिखना, यहाँ भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, स्टेटिव है। इंग्लिश, उसको इंग्लिश पसंद है, पसंद करने में भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, स्टेटिव है। मेरे को कॉफी ज्यादा पसंद है, ये भी स्टेटिव है। आपने जितना लिखना था लिख लिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब जाओ डायनेमिक वर्ब्स में लिख लो। डायनेमिक का मतलब होता है एक्शन, वैसे ये सब बता ही दिया है। ही गोज टू स्कूल, स्कूल जाने में कोई क्रिया हो रही है, एक्शन है। ही रैन फास्ट, दौड़ने में भी कोई क्रिया हो रही है। ये मैं अपने डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ बताती हूँ। पहले ग्रामर और वोकैब खत्म करेंगे। अगर आपका ग्रामर और वोकैब में 60-70% भी खत्म हो गया ना, पूरा 100% खत्म होने का वेट मत करो। 60% खत्म हो गया, प्रैक्टिस बैच शुरू हो जाए। कंप्रेशन नहीं बोलना है, कॉम्प्रीहेंशन बोलना है। ये सब गलती क्यों कर रहे हो? कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड करना मतलब समझना, और कॉम्प्रीहेंड वर्ड से बना है कॉम्प्रीहेंशन। आपके कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है? कॉम्प्रीहेंशन में आता है पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS। तो ये सब से आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि पैसेज को आपने कितना समझा, क्लोज टेस्ट। तो कॉम्प्रीहेंशन इज अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड। अब देखो, मंकीज आर ईटिंग, खाने में क्रिया हो रही है, तो ये भी कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। ऐसे लिख लो थोड़ा थोड़ा। ही ड्रोव द कार, कार चलाने में भी क्रिया हो रही है, तो ये भी एक्शन है। ही रीच्ड, तो ये भी एक्शन, ये भी एक्शन। ठीक है, सारे एक्शन वर्ब, ये सब तो कर लिया आप, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है। इतना दूर क्लियर है ना? अब मुझे अब बोलोगे कि मैम आपने एक्शन और स्टेटिव वर्ब क्यों पढ़ाया? ठीक है, एक्शन और स्टेटिव वर्ब क्यों पढ़ाया इतना डिटेल में? इसलिए पढ़ाया है क्योंकि जब हमने पहला दिन क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था ना, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। ठीक है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। तो वर्ब की विशेषता, एडवर्ब को क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। बट कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। आप बोलोगे ये तो हमने पहली बार सुना है। पहली बार सुना है कि वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है? हमने तो शुरू से पढ़ते आए हैं कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव भी बताता है। ऐसा कब होता है? जब हमारे वाक्य में एक्शन वर्ब हो, एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। ठीक है,
लेकिन जब भी स्टेटिव वर्ब आ गया, स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव बताता है, इसकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है। मैम मैं पहले सोचती थी ना कॉम्प्रीहेंशन, यही तो गलती कर देते हो ना सेजल, कि कॉम्प्रीहेंशन वगैरह अपने से कर लेंगे, वही चीज़ में तो आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ग्रामर तो किसी बुक वगैरह से भी पढ़ के कुछ समझ लेते हैं, लेकिन नहीं होता है, चाहे सीबीएसई आईसीएसई जितने भी बच्चे हों, ओके, सबको कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प की ज़रूरत होती है। हाँ हाँ, इसको लिखना है, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए, और स्टेटिव वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। अब हाँ लिखना है, लिखना है। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, डिलीशियस, और एक ऑप्शन डाला मैंने डिलीशियसली। या मैंने लिखा शी, या द एप्पल, एप्पल भी था नहीं, मैंगोज लिख लो, मैंगोज, मैंगोज का सीजन भी है, द मैंगोज, टेस्टेड, रुको रुको मतलब द मेडिसिन, द मेडिसिन टेस्टेड बिटर, या बिटरली। अब नोट्स को क्रिस्प बनाना है, इस स्लाइड से लंबे लंबे नोट्स नहीं उतारना है, क्योंकि फिर पढ़ने में मजा नहीं आता रिवाइज करने में। टेस्टेड नहीं होगा, टेस्टेड है, TAS। ओके, फिर मैंने लिखा शी वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग बिटर, या बिटरली। फिर पहला, रुक लो पहले मेरे लिख लेने दो, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, या स्वीटली। क्योंकि अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो ना कि वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, बट कभी कभी वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव भी चाहिए। कब? जब स्टेटिव वर्ब हो एडजेक्टिव, और एक्शन वर्ब हो एडवर्ब। अब आपको पता चल गया स्टेटिव और एक्शन क्या होता है। अच्छा, 2 बार लिख दिया है, बिटरली बिटरली। और फिर 5वां में लिखा मैंने शी सैंग स्वीट। अब लिख लो आप, पेन्स डाउन करो, उसके बाद मैं पूछूंगी आप। और आज आज ईद भी है ना, ठीक है, मतलब बकरी ईद भी है आज, तो सारे स्टूडेंट्स जो हमारा सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको बकरी ईद की शुभकामनाएं। और हाँ लिखो, कई बच्चे ना, देखो छुट्टी हमें कम से कम छुट्टी करना है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग छुट्टी मैनेज कर सकते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस वो सब छुट्टी होंगे, मैम आपने क्यों नहीं छुट्टी दिया? क्योंकि हमें अपना सिलेबस भी तो खत्म करना है। ओके, हमें अपना सिलेबस भी खत्म करना है, और ये चीज को ध्यान में रखना है ना कि एकदम हमारा सितंबर लास्ट या अक्टूबर में हमारा SSC का प्री निकल जाए, किसी हाल में हमें अपना प्री निकालना है। उसके बाद तो हमें मेंस के लिए टाइम बचेगा। ओके, मेंस के लिए हमारे पास टाइम बचेगा एकदम तो उसीलिए कोशिश करना। अब मेरे को जुलाई मंथ में ना एक शादी अटेंड करके जाना है, एक शादी अटेंड करने जाना है, तो मैं क्या करूंगी, उस शादी में जाने में मुझे 3 दिन मेरा लगेगा। संडे,
नहीं 3 दिन नहीं लगेगा, मैं तो संडे आ जाऊंगी, मतलब ट्यूसडे मेरे को 2 दिन छुट्टी होगा, मेरा 2 दिन लगेगा, तो मैं आपका सैटरडे 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको कंपेंसेट करूंगी। 2 दिन लगेगा ना, 15th, अगले अगले मंथ 16th को तो मैं आ भी जाऊंगी। मैं उसको सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास ले लेके कंपेंसेट करूंगी, जाने से पहले ही मैं उसको लेके जाऊंगी 2 क्लास एक्स्ट्रा। आ जाओ, द फूड टेस्टेड, अब देखो डिलीशियस, डिलीशियस एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव में ly लगता है ना तो वो एडवर्ब बन जाता है, ये एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पे देखो बिटर, बिटर मतलब कड़वा, और ये कड़वाहट भरा, ये कड़वाहट पूर्ण, ये एडवर्ब। उसी तरह यहाँ भी बिट, अच्छा 2 बार लिख दिया था यहाँ भी ना, बिटर एडजेक्टिव है और बिटरली एडवर्ब, और यहाँ भी स्वीट एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, ये भी एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। और हमने क्या पढ़ा है 2025 के लिए भी ये बैच है है। देखो अब सेंटेंस, यहाँ ये जो टेस्टेड है ना, व्हाइट कलर ले लेती हूँ, ये टेस्टेड वर्ब है, फूड का टेस्ट, फूड की विशेषता नहीं बता रहा, फूड के टेस्ट की बता रहा। अगर अकेला फूड होता तो मैं लिख देती तो फूड इज डिलीशियस, टेस्ट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो हमें एडवर्ब चाहिए, लेकिन हम एडवर्ब नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सेंस क्या जा रहा है, जो फूड का जो स्वाद है वो बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा है, तो ये वर्ब तो है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, बट ये कैसा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। फूड का जो स्वाद है वो बहुत स्वादिष्ट है, तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, तो ये आंसर हो, ये आंसर होगा। okay. दूसरा देखो, द मेडिसिन टेस्टेड, ये जो मेडिसिन है ना, ये जो दवा है, इसका स्वाद बहुत कड़वा है, तो यहाँ भी टेस्टेड वर्ब तो है, और वर्ब की विशेषता के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, बट ये कौन सा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव ना लेके एडवर्ब लेता है, सॉरी एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेता है, ठीक है। अब देखो, शी वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग बिटरली, मतलब वो बुरी तरह से रो रही थी, यहाँ बिटर का मतलब कड़वा के सेंस में, ठीक है, मेडिसिन का स्वाद बहुत कड़वा था, बट यहाँ वो कड़वा नहीं रो रही थी, वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, और रोने में क्रिया हो रही है ना, सो दिस इज एन एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब है तो वो तो एडवर्ब लेगा केवल। उसी तरह द फ्लावर्स की जो खुशबू होती है वो काफी स्वीट होती है, तो यहाँ फ्लावर स्मेल, जो फ्लावर की खुशबू होती है वो स्वीट होती है, तो यहाँ स्मेल स्टेटिव वर्ब है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव लेगा। बट उसने बहुत सुरीला गाया, सैंग करने में तो क्रिया हुई है ना, तो यह सैंग ओवर हियर इज एन एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब एडवर्ब लेगा। सब बिगिनर है, बिगिनर मत करो, सब यहाँ पे बिगिनर ही है। और कमेंट्स पे एकदम ध्यान मत दीजिए, कमेंट्स पे एकदम ध्यान मत दीजिए, चुपचाप जो पढ़ा रही हूँ फटाफट लिखते जाइए। अभी और भी एग्जाम्पल दे रही, ठीक है, ये जो मैं लिखी हूं ना वही सब है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, और एक्शन वर्ड अपने साथ एडवर्ब लेता है, ये आपने लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया, बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रही। ये वाला भी लिख दिया, बर्ड्स के गाना गाने में, ये मत सोचना कि मैम उड़ाते जा रही है, वो लिखवाते ही जा रही हूँ, बर्ड्स के गाना गाने में क्रिया हो रही है तो एडवर्ब लगाओगे, बट रोज का स्मेल बहुत स्वीट है, ओके, और वो बुरी तरह से रो रही थी, रोने में क्रिया हो रही है तो एडवर्ब लगाना, फूड में द टेस्ट में क्रिया नहीं हो रही है, एडजेक्टिव मत लिखना, लिख लिया है, लिख लिया है इसको। हाँ, अब ये देखो, शी वॉज डैश डिसअपॉइंटेड, ये लिख सकते हो, ठीक है, डिसअपॉइंटेड का मतलब है सैड, ठीक है,
तो यहाँ वो बहुत एक चीज और ध्यान रखोगे, आप बोलोगे कि मैम शी वॉज डैश, वो बहुत सैड थी, ठीक है, बहुत सैड थी, डिसअपॉइंटेड थी, तो यहाँ भी तो कोई क्रिया नहीं हो रही है, बट फिर भी आप एडवर्ब क्यों लगा रहे हो? इसलिए लगा रही हो ना, आपको याद होगा जब मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया था, तो एडवर्ब वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, दूसरे एडवर्ब की भी। तो आप बोलोगे कि मैम वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी, तो ये डिसअपॉइंटेड क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा। और एक चीज और आप याद कर सकते हो, ठीक है, एक चीज आप और याद कर सकते हो कि अगर अगर बिटर अगर बिटर टेस्ट के सेंस में हो, बिटर टेस्ट के सेंस में हो, तो उसका आईएनजी मतलब बिटरली मत लगाना। लेकिन अगर बिटर बिटर बैड के सेंस में हो, तो उसका आईएनजी नहीं, एलवाई लगा देना। ये आप कहीं पे लिख सकते हो। अगर बिटर कड़वा के सेंस में हो, और कड़वा होना कोई स्वाद बता रहा है, तो वहां पे एडवर्ब मत लगाना, ठीक है। लेकिन अगर बैड के सेंस में हो तो लगा देना। तो यहाँ देखो, वो बहुत कड़वा डिसअपॉइंटेड नहीं थी, वो बहुत बैडली, बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड, तो बिटरली लगा, बिटर डिसअपॉइंटेड नहीं लगा, क्योंकि बिटर तो स्वाद के सेंस में जाता है। एमटीएस, सीजीएल सब आपका एग्जाम्स आने वाला है, और सब यहीं से आने वाला है। अलग अलग पता नहीं आप लोगों को कौन ये सब सिखा के भेज देता है। ये गलती हम टीचर्स की होती है ना, हम टीचर्स की गलती होती है। कभी आके मतलब हम लोग आपका सीएचएसएल का ला रहे हैं, हम लोग आपका नया बैच ला रहे हैं एमटीएस का, हम लोग सीजीएल का ला रहे हैं, हमें तो बैच बेचना रहता है। जो जो एग्जाम आता है ना, उसी का बैच बना के ले आते हैं, ठीक है। और बच्चे भी हमारे मिसगाइडेड हो जाते हैं। जब बच्चा आएगा और सबके अंदर में जब मैं इंग्लिश पढ़ाते हुए मिलूंगी, तो ऐसा थोड़ी है कि सीएचएसएल का अलग पढ़ाऊंगी, सीएचएसएल में अलग नाउन आ रहा है, एमटीएस में अलग, सब एक ही होता है, सब एक ही होता है। हम टीचर्स की गलती होती है। देखो, शी वॉज फीलिंग हंग्री या हंग्रीली, ये हंग्री एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब बन जाता है। तो उसको भूख लगी हुई थी, और भूख लगने में कोई क्रिया थोड़ी हो रही, तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव लगा दो, ये स्टेटिव वर्ब। बट उसने सारा भुक्कड़ की तरह सारा फूड खा लिया, तो यहाँ एट की विशेषता बता रही है, और एट खाने में क्रिया हो रही है ना, तो ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेगा, एडवर्ब। इतना दूर क्लियर है? इंग्लिश सब सेम होता है, हम लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं यहाँ पे, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी आता है स्टूडेंट्स एकदम एक्टिव होके आ जाते हैं, ठीक है, एक्टिव होके आ जाएंगे। वैसे अगर मैं मॉक्स, अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं सीएचएसएल का मॉक शुरू करूंगी, ठीक है। अभी मैं आपको सीपीओ भी बीच बीच में टेस्ट करवा रही हूँ, सीपीओ का भी मॉक टेस्ट ले रही हूँ। तो सीपीओ के मॉक टेस्ट में क्या, इंग्लिश इंग्लिश है, बस 50 क्वेश्चंस वाला सेट आ रहा है, और सीएचएसएल का भी मॉक शुरू करूंगी तो 25 क्वेश्चंस वाला आएगा, बस, बाकी सिलेबस तो सेम ही। और आप टीचिंग, हाँ, और आप टीचिंग एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो। अगर टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तभी तो मैंने आपके बैच में ना पहला दिन फ्रेज, क्लॉज और वो सब पढ़ाया था, कैसे पहचानते हैं, ये सब तो सीजीएल में आता नहीं है। स्टेनो का भी देख लेना स्टेनो के मीटअप में बहुत सारे बच्चे आए थे। इतना दूर क्लियर है? एक बार मुझे बता दो। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आया है, द फ्लावर स्मेल सो, ये वाला अंडरलाइन है, ठीक है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट एग्जाम में आया हुआ, ये अंडरलाइन है, आपको सही वाला चुनना है। द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली दैट आई वांट टू प्लग देम, कौन सा आंसर होगा? स्टेनोग्राफर के कितने सारे बच्चे मीटअप में आए। जब सौरभ से, हमारी टीम से ना स्टेनोग्राफर का अलग बैच मांगते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ इस बार के जितने भी स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स हैं,
जिसके साथ मैंने जूम मीटिंग किया है उनका वीडियो उनके पास भेज दो, वो समझ जाएगा बच्चा। हाँ, ये वाला गलती से आ गया है, ये नहीं होगा, इसको हटा दो। द फ्लावर स्मेल्स सो स्वीटली तो वर्ड होगा ही नहीं, स्वीट ये आंसर है। द फ्लावर स्मेल्स सो स्वीट। ओके, फ्लावर स्मेल सो स्वीटली, बस इसको क्या करना था कि स्मेल स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब पूरा उतारने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ ये भी उतार सकते। स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब नहीं लेता है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। ये भी हो गया। अब देखो और भी एक दो क्वेश्चंस करवा देती हूँ। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, ओल्ड मैन की विशेषता बताई जा रही है, तो ब्लाइंडली नहीं होगा ना, एडजेक्टिव होगा। ब्लाइंड इज यहाँ पे स्टेटिव वर्ब। ही इज बीइंग वेरी पोलाइट, वो अपने मतलब वो बहुत ज्यादा पोलाइट दिख रहा है, तो यहाँ जो बीइंग है ना वो बहुत पोलाइट दिख रहा है, देखने में बहुत विनम्र लग रहा है, बहुत पोलाइट है, तो यहाँ पे आप ये भी बीइंग स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब के साथ हमेशा एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। ही इज पोलाइट। दो एडवर्ब एक साथ आ सकता है ना प्रगति, दो एडवर्ब एक साथ आ सकता है। ही वॉक्ड, ही वॉक्ड टू स्लोली, या ही वॉक्ड स्लोली, दो एडवर्ब आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। जैसे मैंने लिखा ही इज सो स्मार्ट, ये स्मार्ट क्या है, स्मार्ट ही की विशेषता बता रहा है, ही एडजेक्टिव है, और स्मार्ट में भी कितना स्मार्ट, सो स्मार्ट, तो सो एडवर्ब है, तो जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है, ये तो हमने किया था, इसको डिटेल में भी करेंगे। अभी मेरे को बस बताना है कि स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है और एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है। ये मत समझना कि वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमेशा एडवर्ब ही चाहिए, कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बता सकता है। तो आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा, देख लेना, जब स्टेटिव वर्ब हो, जब कोई क्रिया ना बताने वाला वर्ब हो तो एडजेक्टिव लेगा, और जहां पे कोई एक्शन है तो वो एडवर्ब लेगा। ठीक है, ये वाला बता दिया। ओके, ये वाला तो हो गया, मैंगोस टेस्ट स्वीट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज बताना है आपको, ठीक है, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब से रिलेटेड जो जो चीजें हैं आपको वो सब याद करना है। जैसे स्टेटिव वर्ब, आप बोलोगे कि आपने स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब क्यों इतना डिटेल में पढ़ाया, क्योंकि स्टेटिव वर्ब हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव लेता है और एक्शन वर्ड हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेता है। और दूसरा क्या चीज याद रखना है कि ये जो स्टेटिव वर्ब होता है ना, जैसे हर वर्ब का आईएनजी बनता है ना, जो जैसे रीड का रीडिंग बनता है, ठीक है, वॉक का वॉकिंग बनता है, ठीक है, वॉक का वॉकिंग बनेगा, प्ले का प्लेइंग बनेगा, टीच का टीचिंग बनेगा, इसका आईएनजी बनेगा। लेकिन अब मैंने लिखा वांटिंग, नोइंग, प्रेफरिंग, लाइकिंग, ये सब क्या है, वांटिंग, ये सारे स्टेटिव वर्ब। एक चीज और याद रखना, ये सारे स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, और ये सारे एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब का आईएनजी बनता है। ठीक है, ये भी चीज याद रखना है, ठीक है, ये भी चीज याद रखना है। क्योंकि स्टेटिव वर्ब का आईएनजी क्यों नहीं बनता है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब में ना आईएनजी उसी किसी भी वर्ड का आईएनजी का मतलब क्या है, कंटिन्यूएशन। ठीक है, आईएनजी का मतलब है कोई काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है या चल रहा था। तो कोई काम कंटिन्यूएशन में तभी होगा ना जब उसमें कोई क्रिया हो रही है, कोई क्रिया बताएंगे तभी तो हम कंटिन्यूएशन बताएंगे। बट स्टेटिव वर्ब में तो कोई क्रिया हो ही नहीं रही है, और जब कोई क्रिया नहीं हो रही है तो हम उसको कंटिन्यूएशन में नहीं बना सकते, इसीलिए उसका आईएनजी नहीं होता है। ओके, तो ये चीज भी एक और आप लिख लो, जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना उसका
एक और डिफरेंस है, स्टेटिव वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, बट एक्शन वर्ब का आईएनजी बनता है। ठीक है, आईएनजी बनता है। मैंने लिखा आई एम wanting, I am wanting to do the work। इसको बहुत डिटेल में मैं और पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको टेंस चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, टेंस में और डिटेल में जाएंगे। फिर मैंने लिखा ही इज लाइकिंग हर अ लॉट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे टेंस में भी। He is having a big house। फिर लिखा he is having tea। He has a liking for sweets। ठीक है, मैंने स्टेटिव वर्ब, पहले आप इसको इतना लिख लो। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि मैम ये सभी कोर्स करने से स्पीकिंग में हेल्प मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए बताती हूँ कि स्पीकिंग होता है। ओके, स्पीकिंग तो हल्का फुल्का भी ग्रामर का नॉलेज है ना। आपको कोई टीचर जितना भी, आप देखते हो कोई स्टूडेंट, कोई कितने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरा जो 130 में 130 मेंस में लाया है, पूरे इंग्लिश में फुल 135 है ना, 135 में 135 लाया, पूरा फुल मार्क्स हमारे स्टूडेंट्स लेके आए हैं। बट उनको अच्छे से इंग्लिश बोलने नहीं आती, इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं, और उन्हें बोलना भी नहीं है। बोल रहे हैं मैम हम तो यहाँ पे पढ़े हैं जॉब के हिसाब से, और जो चीज़ हम चाहते थे वो हमें जॉब मिल गया। इंग्लिश बोलना तो कभी भी सीख जाएंगे, लेकिन इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ है। ये यूट्यूब पे इतने सारे चीज़ हम लोग लेके आ जाते हैं, फिर भी बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको पूरे दिन ना, मतलब इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बोलना होगा। आपके पास एक ऐसा आदमी चाहिए जिससे आप हमेशा बात करें। आपको हिंदी बोलना किसी ने नहीं सिखाया है, आप अपने पेरेंट्स से सुन कर बोलना सीखे हो। वैसे ही इंग्लिश भी आपको थोड़ा सा बात करोगे तभी आप सीख पाओगे, ग्रामर और इतना वोकैब पढ़ के नहीं सीख पाओगे। ठीक है, बेसिक ग्रामर वोकैब का नॉलेज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने आपको पूरा ग्रामर और वोकैब पढ़ा दिया, इसका मतलब है कि आप फराटेदार बोलना सीख जाओगे। थोड़ा सा जल्दी सीख जाओगे, बोलने के लिए आपको बोलना हो। इतने डिटेल में ना पढ़ने के बाद भी आप बोल सकते हो, बेसिक का नॉलेज। ओके, आई एम वांटिंग टू डू द वर्क, तो मेरे को इस काम करने का मन है। वांटिंग में कोई ठीक है, वांटिंग कोई ये नहीं है ना, वांटिंग स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी थोड़ी बनता है। सिंपली लिखिए वांट, अगर आईएनजी हटेगा तो एम भी हटेगा। ही इज लाइकिंग हर अ लॉट, किसी को लाइक करने में भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो आईएनजी हटा दो। आईएनजी हटेगा तो इज भी हटेगा। ठीक है, इज भी हटेगा। अब देख लो, एक मिनट, अब मुझे ना आप फिफ्थ वाला सेंटेंस देखना, फिफ्थ वाला सेंटेंस पे जाना। आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो लाइकिंग को आपने, लाइकिंग वर्ब है, इज एम आर के बाद आईएनजी आया वर्ब है, तो यहाँ तो आईएनजी हटा दिया, बट आपने यहाँ का आईएनजी को करेक्ट रखा है। क्यों लाइकिंग को करेक्ट, मतलब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है ना कि स्टेटिव वर्ब आईएनजी नहीं लेता है। आईएनजी तब नहीं लेगा ना जब वो वाक्य में आईएनजी वर्ब का काम करे, वर्ब का काम करे तो आईएनजी नहीं लेगा। बट यहाँ का आईएनजी वर्ब नहीं है। ही हैज अ लाइकिंग फॉर स्वीट्स, उसको स्वीट्स पसंद है। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ का लाइकिंग को तो आपने वर्ब माना, क्योंकि यहाँ लाइकिंग के पहले इज एम आर लगा है ना, इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आ रहा है तो वो वर्ब है। बट यहाँ देखो, यहाँ पे ये आर्टिकल लगा है, और आर्टिकल के बाद वर्ब थोड़ी आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। ठीक है, और व्हाट का भी जवाब आ रहा है ना, ही हैज व्हाट, उसको क्या पसंद है, क्या का जवाब आ रहा है, और व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है। तो यहाँ का लाइकिंग नाउन का काम कर रहा है। कभी कभी मैं आपको आगे जब वर्ब चैप्टर आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग बताएंगे कि कभी कभी जो आईएनजी है ना, नाउन का भी काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरेंट बोलते हैं।
जीरेंड क्या होता है? जीरेंड क्या होता है? जब वर्ब का ही आईएनजी फॉर्म वाक्य में नाउन का काम करने लगे, उसको हम जीरेंड बोलते हैं। तो यहाँ का आईएनजी नाउन का काम कर रहा है तो करेक्ट है, बट यहाँ का आईएनजी स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है, मत लगाना। जीरेंड में आपको पढ़ाऊंगी जब आगे हमारा बैच बढ़ेगा, अभी नहीं, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? तो वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी। ही इज हैविंग अ बिग हाउस। अब आप बोलोगे कि मैम देखो यहाँ भी तो हैविंग वर्ब है और यहाँ भी तो हैविंग वर्ब है, ठीक है? यहाँ तो खैर लाइकिंग वर्ब था ही नहीं, यहाँ का लाइकिंग नाउन था, यहाँ वर्ब था तो हटा दिया, बट यहाँ तो दोनों जगह वर्ब है, बट ये वाला रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। क्यों? ही इज हैविंग अ बिग हाउस, उसके पास एक बहुत बड़ी सी हाउस है। तो यहाँ का जो वर्ब है ना, पोजेशन बता रहा, ओनरशिप बता रहा है, और ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होगा। ही हैज अ बिग हाउस, ही के साथ हैव नहीं लगाओगे। लेकिन ही इज हैविंग टी, तो यहाँ सेंस क्या जा रहा है? वो चाय, उसके पास चाय नहीं है, यहाँ पोजेशन बता नहीं रहा। ही इज हैविंग टी मतलब वो चाय पी रहा है, ठीक है? यहाँ चाय पीने में क्रिया हो रही है ना, तो ये एक्शन वर्ब है, इसका आईएनजी लगा दे। लेकिन ऊपर वाले हैविंग में पोजेशन बता रहा था, मेरे पास एक बड़ी सी घर है, पोजेशन बता रहा है, तो वहां पे आईएनजी मत लगाना। जैसे ऐसा लिखा होता मैंने, ही इज हैविंग 3 सिस्टर्स, उसके 3 भाई बहन है, ऐसा कुछ है। ही इज हैविंग 3 सिस्टर्स, ठीक है? तो 3 सिस्टर होने में भी कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, पोजेशन बताया जा रहा है, तो यहाँ पे मत लगाना आईएनजी। ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है? ही इज हैविंग अ गुड टाइम मतलब इंजॉय करने के सेंस में, वो सब में आईएनजी लगा देना। फर्स्ट वन, आई एम वांटिंग टू डू द वर्क, आप काम करना चाह रहे हो, और चाहने में कोई वांटिंग में देयर इज नो एक्शन बीइंग टेकिंग प्लेस, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा तो आईएनजी मत लगाओ। लाइकिंग जीरेंड है, अभी जीरेंड का नाम मत लो, जीरेंड का नाम लोगे कंफ्यूज हो जाएगा, जीरेंड तो मैं आगे पढ़ाऊं। अब मैंने बोला कि नोइंग का भी आईएनजी नहीं होता है, जैसे लिखा मैंने, इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी जब आपको टेंस पढ़ाऊंगी। आई एम नोइंग द आंसर या आई एम नोइंग द ट्रूथ, मेरे को सच्चाई पता है, वर्ब में थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, इसलिए आई एम नोइंग द ट्रूथ, और सच्चाई जानने में कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, तो यहाँ नो का आईएनजी नहीं होगा। आई नो द ट्रूथ, क्योंकि नो स्टेटिव वर्ब है ना। आई एम नोइंग इंग्लिश, आई एम नोइंग इंग्लिश नहीं होगा, आई नो इंग्लिश। आई एम नोइंग टीचिंग, आई नो टीचिंग, ओके? और अब मैंने लिखा आफ्टर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि नो वर्ड, इसका आईएनजी नहीं होगा, ठीक है? अभी लाइक वाला बताया, लाइक का भी आईएनजी नहीं होगा। कब? जब ये सब वाक्य में वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है तो इसका आईएनजी मत लगाना। बट यहाँ लाइकिंग तो जीरेंड का नाउन का काम कर रहा था ना, तो आप लगा सकते हो, ठीक है? जैसे लिखा मैंने, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस, सच्चाई जानने के बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब बोलोगे कि यहाँ का नोइंग को आपने गलत बता दिया और आईएनजी हटा दिया, क्योंकि यहाँ का नोइंग वर्ब का काम कर रहा था ना। देखो आई तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और आर्टिकल लगा है, ट्रूथ तो नाउन है, ट्रूथ नाउन है, तो वाक्य में एक वर्ब चाहिए ना, इसका मतलब है कि ये वर्ब का काम कर रहा है, और सच्चाई जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही, आईएनजी हटा दिया। लेकिन यहाँ का नोइंग क्या है? अब देखो, यहाँ का नोइंग वर्ब नहीं है, यहाँ का आई क्या है? यहाँ वर्ब किससे एग्रीमेंट किया है? वर्ब तो सब्जेक्ट से एग्रीमेंट किया है ना। यहाँ का आई वर्ब है, सॉरी आई सब्जेक्ट है, और यहाँ का वर्ब इन्फॉर्म्ड है। इसका मतलब है यहाँ का वर्ब इन्फॉर्म है, यहाँ का ये जो नो है ना, ये वर्ब है ही नहीं, क्योंकि आईएनजी वर्ब तभी होगा ना। आईएनजी को हम वर्ब तभी मानते हैं जब आईएनजी के पहले कुछ इज एम आर आ गया, इज एम आर वॉज वर के बाद आईएनजी आ रहा है, तभी तो हम उस आईएनजी को वर्ब मानते हैं। बट यहाँ आईएनजी के पहले कुछ भी इज एम आर नहीं आ रहा, और ये जो आफ्टर होता है ना, ये आफ्टर प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है,
और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ का जो नोइंग है नाउन है, नाउन नाउन जीरेंड के रूप में, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड के रूप में नाउन का काम करता है। तो जीरेंड के रूप में, नाउन के रूप में आईएनजी लगा सकते हो, बट वर्ब के रूप में मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ का आईएनजी वाज नॉट अ वर्ब। आईएनजी जब वर्ब का काम करे, सॉरी नोइंग जब वर्ब का काम करे उसका आईएनजी मत लगाना। बट हियर नोइंग इज नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब, एंड देन यू विल हैव अ क्वेश्चन इन माइंड कि हाउ विल वी गेट टू नो कि यहाँ का नोइंग वर्ब नहीं है। यहाँ का नोइंग वर्ब इसलिए नहीं है ना, एक तो इसके पहले आईएनजी नहीं है, दूसरा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, और दूसरा क्या जानने के बाद, क्या क्या का जवाब आ रहा है। यहाँ का आईएनजी से ना कुछ क्रिया का बोध नहीं हो रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन, नाउन फॉर्म में लगा दो। ओके आगे बढ़े। दिमाग थोड़ा सा वर्ब चैप्टर में दिमाग खर्च होगा, समझने की कोशिश करनी है। समझना जरूरी है, कभी मत एक्सपेक्ट करके आना ना कि टीचर चीजें आपको आसानी से समझ में आ जा रही है वो एग्जाम में नहीं आता है। ओके वो चीज जिसमें आपका दिमाग खर्च हो रहा है, वो चीज जो जिसमें आपका दिमाग खर्च हो रहा है, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, दिमाग खर्च हो रहा है, वही एग्जाम में आता है। इजी इजी चीजें नहीं आती। हैज हैव में डिफरेंस बता दीजिएगा, वो मैं बता दूंगी हैज और हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, मैं बता दूंगी। और हैज हैव हैड ऑक्सिलरी भी का भी काम करता है, मेन वर्ब का। जो जो आपके दिमाग में डाउट है, ओके जो जो आपके दिमाग में डाउट है, आपका बस थोड़ा सा इंतजार करिए, स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्ब खत्म हो गया और कुछ चीज नहीं क्लियर हुआ, उसके बाद पूछना। तो हाँ ये सब मैंने आपको बता ही दिया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था स्टेटिव वर्ब। आज मैंने वर्ब शुरू किया और स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब के बारे में डिस्कस किया, और इससे रिलेटेड यही एरर आता, स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव, एक्शन वर्ब एडवर्ब। स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, एक्शन वर्ब का आईएनजी बनता है, और कभी कभी किसी वर्ब का आईएनजी बनता भी है तो जीरेंड फॉर्म में बन जाता है, कभी कभी वर्ब फॉर्म में नहीं बनता। इतना दूर क्लियर है ना, इतना दूर क्लियर है। ठीक है चलो, ये तो वर्ब का हमने एक टाइप पढ़ा। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे ऑब्जेक्ट, याद होगा आपको ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का होता है और एक ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है, याद होगा आपको। जैसे लिखा मैंने ही गेव अ रिंग टू हर, याद होगा आपको। ही क्या है, ऐसे लिख दिया, हर की जगह प्रिया भी लिख दिया, ही गेव अ रिंग टू प्रिया। तो ही ने क्या दिया, रिंग दिया, तो रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसको दिया, प्रिया को दिया, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसलिए करवा रही हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे पहला दिन प्रेजेंट नहीं होगा जब मैं बेसिक करवा रही थी। तो देखो दो तरह का ऑब्जेक्ट है, ये जो गेव है ना ये वर्ब है, तो जो वर्ब के नजदीक है उसको वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और जो प्रेपोजिशन के बाद है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो कभी कभी हमारे वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने लिखा ही गेव अ रिंग, इतना लिखती, तो इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट किसका है, वर्ब का, वर्ब के बाद आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आया है ये वर्ब का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गया है, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट किसका है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का। ओके ऐसा भी आ सकता है, ही गेव हर अ बुक,
कभी कभी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी आता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है वैसे। ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट आया। यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट था, एक प्रेपोजिशन का था और एक वर्ब का था, और यहाँ इकलौता वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट है। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है और दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का ही है। ये भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट भी वर्ब का ही है। और आपको बताया भी था, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब से सटे हुए हो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो थोड़ा सा दूर हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये क्यों पढ़ा रही हूं, मैं बता रही हूँ कि दो तरह का वर्ब होता है ना, दो तरह का। मैंने स्टेटिव और वो सब बता दिया। एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे दो तरह के वर्ब है, स्टेटिव और नॉन एक्शन। उसी तरह बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, और वर्ब वाला ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वर्ब को, हाँ वर्ब लिख दिया है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। उस समय तो एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे मैंने वर्ब को स्टेटिव और एक्शन में किया था। अब ऑब्जेक्ट के आधार पे हम लोग वर्ब को दो भागों में बांटेंगे। एक वर्ब होता है, ये सब हम लोग बहुत बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये सब तैयार कर रहे हैं कि आगे जाके मैं एक्शन और नॉन एक्शन का नाम लूँ तो आपको पता होगा कि ये होता क्या है और ये क्यों नहीं लेता है आईएनजी या क्यों एडजेक्टिव लेता है। उसी तरह जब मैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ड यूज करूं तो वहां भी आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि देखो भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये वो सब यूज करूंगी। देखो ट्रांजिट वर्ड को याद रखो, ट्रांस को याद कर लो, ट्रांसफर होना मतलब क्रिया ट्रांसफर हो रही है, मतलब क्रिया ट्रांसफर हो रही है मतलब सब्जेक्ट ने कोई काम किया और उसका प्रभाव जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ा, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। और कौन वाला ऑब्जेक्ट? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ये हमेशा वर्ब वाला ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे मैं वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। अभी बीच में कुछ पूछिए नहीं। ट्रांजिट का मतलब होता है, ट्रांजिटिव का मतलब, ट्रांजिटिव को याद रखो, ट्रांसफर हो रहा है मतलब क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है और उसका प्रभाव जाके एक्शन ट्रांसफर हो रहा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है। जैसे लिखा मैंने, द पियून रैंग द बेल। ठीक है, पियून हमारे सेंटेंस का क्या है? पियून हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। पियून के द्वारा कोई काम किया गया, द पियून डिड द वर्क, बट इसका इफेक्ट किस पे पड़ा? इफेक्ट तो जाके बेल पे पड़ा ना, तो बेल हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है ना सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट ने काम किया बट इफेक्ट तो जाके बेल पे पड़ा, तो ये वर्ब है। अगर कोई पूछे कि ये वर्ब है, कौन सा वर्ब है, क्योंकि चूंकि ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसका मतलब है यहाँ का रैंक कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। और जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे मैंने लिखा ही इज इल, अभी कुछ लिखना नहीं, ही इज इल, ये इल क्या है? इल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना होगा, बट इल तो ही की विशेषता बता रहा है ना, तो इल एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ का जो इज है ना, ये इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा कि ही ने कोई काम किया, इफेक्ट किसी और पे पड़ा, ही खुद ही बीमार है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स है। तो अभी मैं एग्जांपल्स दूंगी। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते, इन का मतलब होता है नो, रूट वर्ड में इन का मतलब है नो। नो ट्रांसफर मतलब यहाँ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर नहीं होता है। इसका मतलब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स इट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं। ओके, वर्ब वाला ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। इट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए इसके साथ, जिसको हिंदी में भी बोलते हो ना सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, तो दिस इज सकर्मक क्रिया, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। और ये अकर्मक क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं। पहले आप लिखो, एग्जाम्पल दे रही। ये सब बहुत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब हम वर्ब में आगे पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको इन्फिनिटिव और वो सब पढ़ाने लगूंगी,
इन्फिनेटिव वगैरह, क्योंकि वर्ब अभी लेंथी चैप्टर है, ओके, 16-17 दिन चलने वाला है वर्ब। तो इन्फिनेटिव पढ़ाने लगूंगी तो बताऊंगी ना कि देखो ये सारे वर्ब ट्रांजिटिव है, ये सारे वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन ट्रांसफर हो रहा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट लेता है, बट इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता। एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आप मुझे बताओगे कहाँ पे एक्शन है, कहाँ पे नो एक्शन। जितना दिन वर्ब चलेगा अच्छे से सो के आओगे, एकदम दिमाग सही करके आना है, दिमाग खर्च होगा, वर्ब पढ़ने के बाद दोपहर में नींद भी अच्छी आएगी। प्रैक्टिस बैच कब से ले एक बार बता दीजिए। आप आना आज, आप 1 बजे वाले बैच में आना, ठीक है? क्या नाम है? आकाश। 1 बजे आज बैच में आना, ठीक है? आपको अगर शुरू में मैं क्लोज टेस्ट पढ़ाऊंगी, पैसेज पढ़ाऊंगी, आना। अगर आप अच्छा उसमें मैं बताऊंगी, आपसे बात करूंगी। आप 1 बजे वाले बैच में आ जाना, अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर जाना। ओके, अब आपसे पूछती हूँ मैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, वही लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट, यहाँ तो मैंने लिख ही दिया है, सब तो आराम से कर लो, आंसर तो चीट कर लोगे। चलो, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन ये तो चीट कर लोगे, यहाँ भी स्टॉप्ड वर्ब है और यहाँ भी स्टॉप्ड वर्ब है, ठीक है? फाइट का पास्ट टेंस फॉट। और यहाँ एक चीज और कर सकते हो, जिसका पैसिव बन गया ना, अगर जिसको थोड़ा बहुत एक्टिव पैसिव बनाना आता है, जिसका पैसिव बन गया, समझ लो कि वहां का वर्ब ट्रांजिटिव है। और जिस सेंटेंस का पैसिव नहीं बन रहा है, एक्टिव से पैसिव नहीं बन रहा है, तो समझ लो कि वहां का वर्ब इनट्रांजिटिव। पैसिव तभी बनता है ना, पैसिव तभी बनता है जब एक्शन ट्रांसफर होता है, ओके, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे। और जब इनट्रांजिटिव वर्ब है तो एक्शन ट्रांसफर नहीं होगा, पैसिव नहीं बने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्राइवर ने कोई काम किया, यहाँ पे ड्राइवर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और वह दोनों एक ही व्यक्ति है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पहला दिन पढ़ाया था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे। वीडियो रुक गई है। अभी ठीक हो गया होगा, अभी देख लो, अभी अभी देख लो, अभी देख, अभी ओके हो गया होगा। ऑल गुड ना। एक्चुअली लाइट लाइट आ रही है जा रही है ना, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ होता है, तो कभी कभी नेटवर्क इधर उधर हो जाता है। अभी ठीक हो गया होगा। अभी ठीक है, ठीक है। अब तो वैसे भी टाइम हो गया, इसको मैंने करवा लेने दो। ना ओके हो गया होगा। हम्म। ये कृपया आप लोग धैर्य रखें, अरे टेक्नोलॉजी है, कभी बीच बीच में। अभी ठीक हो गया होगा। तो चलो, ही इज अ स्टूडेंट में ही ऑब्जेक्ट नहीं है, ही और स्टूडेंट दोनों एक ही व्यक्ति है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे देखो, ही नहीं, यहाँ पे ये जो स्टॉप्ड वर्ड है अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है, और ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ का जो स्टॉप्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब,
ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब देखो द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, यहां सडनली क्या है, और इसका पैसिव भी बना लो, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन वॉज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर, इसका पैसिव बन गया, और जिसका पैसिव बन गया है मतलब वहां का वर्ब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। द ड्राइवर स्टॉप्ड, बाकी बच्चों का ठीक चल रहा है, कुछ कुछ कोई दिक्कत आ रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो। द ड्राइवर, यहाँ का स्टॉप जो है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये सडनली क्या है, ये सडनली क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ले रहा है अपने साथ, ऑब्जेक्ट ले रहा है, द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, ये सडनली किसकी विशेषता बता रहा है, स्टॉप्ड की, और स्टॉप्ड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब है। इसका मतलब है कि इस वर्ड में, इस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो ड्राइवर ने ट्रेन को रोका, बट यहाँ ड्राइवर अचानक से रुक गया अपने आप को, तो यहाँ का स्टॉप्ड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होगा ना, बट सडनली तो एडवर्ब है, सडनली एडवर्ब। नेक्स्ट वाला आ जाओ, द लायन फॉट विद द वुल्फ। अब आप बोलोगे कि मैम यहां भी तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो रिफ्रेश करती हूँ यार। सही है अभी, सौरभ बोल रहे मैम एकदम सही है, ऑल ओके है ना। हाँ, ये मुझे खत्म कर लेने दो। द लायन फॉट विद द वुल्फ, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ना, बट यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से सेंटेंस ट्रांजिटिव नहीं होता है, ये भी इंट्रांजिटिव, और इसका पैसिव भी नहीं बनेगा, विद द वुल्फ द लायन फॉट नहीं बनेगा। ओके, एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट कर लो। दूसरा, द लायन किल्ड द वुल्फ, तो यहाँ यहाँ देखो ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये सीधा वर्ब का है, वर्ब के तुरंत बाद आया है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट है मतलब ट्रांजिटिव। यहाँ भी तो वुल्फ था ऑब्जेक्ट, बट ये प्रेपोजिशन का था, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से ट्रांजिटिव नहीं बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब खत्म ही करती हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सन खुद ईस्ट में राइज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है ना कि सन ने कोई काम किया और प्रभाव किसी और पे पड़ा, तो यहाँ भी ईस्ट ऑब्जेक्ट है, बट ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का है, तो यहाँ भी जो ये भी है ये इंट्रांजिटिव। ही प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर, ठीक है, ही प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर। अब यहाँ पे देखो ही ने क्या दिया, यहाँ देखो यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये उसका ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, ठीक है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में ऐसा है ना कि एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन कम से कम वर्ब प्रेपोजिशन का भी, अगर अकेला प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तब तो वो इंट्रांजिटिव है, बट यहाँ तो दो तरह का ऑब्जेक्ट है, बट फिर भी हमारा वर्ब का तो एक ऑब्जेक्ट है ना, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। और यहाँ पे तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो वर्ब, और दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है, तो ये तो भर भर के ट्रांजिटिव है, इसको हम लोग बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव, डाई का मतलब होता है दो, ये तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स है, क्योंकि यहाँ पे तो दो दो ऑब्जेक्ट्स और दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है, दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है। खत्म करती हूँ। ओके, तो चलो यहीं पे एंड करती हूँ, वैसे टाइम भी हो गया, बच्चों को दिक्कत भी हो रही है। इसको आप रिकॉर्डेड में लास्ट वाला ना दिक्कत हो रही है, तो लास्ट में रिकॉर्डेड वाला देख लेना। ओके, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो लास्ट का कुछ पोर्शन जाके रिकॉर्डेड में देख लेना और नोट्स बना लेना। ओके, अब कल मैं आपको V1 V2 करवाऊंगी।
अ रिंग नाउन नहीं है, रिंग नाउन है। रिंग एक वस्तु है, नाउन है। हाँ, आज यूट्यूब पे क्लास है। आज यूट्यूब पे मैंने सीपीओ में पूछे गए सिनोनिम्स का क्लास रखा है। आज यूट्यूब पे भी क्लास है। आज आपका 1 बजे भी क्लास है, जिसमें मैंने शुरू में 2 क्लोज टेस्ट रखा है, फिर पैसेज है, और उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ओके, देख लेना लास्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं।